हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेवलपमेंट दैट इज इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 10। अब ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने के बाकी फर्स्ट चैप्टर्स है, राइट। अब इस चैप्टर में क्या होने वाला है, क्या हम कुछ पैसे से रिलेटेड बातें करने वाले हैं या इन जनरल बहुत सारी कुछ बातें करने वाले हैं, तो ध्यान से सुन लो। इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट की बहुत सारे डेफिनेशंस, व्हाट इज एग्जैक्टली डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से लोग क्या समझते हैं, हर किसी के डेवलपमेंट की अपनी अलग ही अंडरस्टैंडिंग होती है। ये सारी की सारी चीजें हम आज के इस क्लास में देखने वाला है। अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एकदम थ्योरेटिकल, यानी कि आपको क्या मतलब है उससे, थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है। थ्योरेटिकल मतलब अगर आपके पास आपकी नॉलेज कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ही आप वो आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी आप वो आंसर लिख पाओगे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। तो इस वीडियो में आपको क्या देखना है कि पहले हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं, देन हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं, वो भी हमारी लाइव क्लास में, एंड देन हम इसके कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, दैट टू इन द लाइव क्लास। तो अब आपने वन शॉट देखना है, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर वन शॉट करने वाले हैं, एज यू कैन ऑब्वियसली सी फ्रॉम द थंबनेल। तो आपने इतना तो सारी चीजें देख ली होंगी। अब ये वन शॉट आपको एक ही बारी में अगर हो पा रहा है आपसे तो आप करो, एक बारी में आप इसको 2x करके भी देख सकते हो, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, एकदम छोटू सा चैप्टर है, बहुत ही जो है 10 पेज का ही हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर है। लेकिन इसमें थोड़ी केस स्टडीज ज्यादा है कि कुछ केस हमें बताया जा रहा है और उससे हमें कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं, है ना। रेडी हो आप लोग? आई होप कि आप सभी सारे प्यारे से बच्चे रेडी हो चुके हो। बिल्कुल, यू गाइज आर रेडी टू किल इट, और ये छोटू सा चैप्टर हम अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्वियसली एक डेवलपमेंट की एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, कि हमें क्या पता डेवलपमेंट क्या होता है। आइए देखते हैं। देखो, डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है ना। क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है विच इंक्लूड्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिडक्शन इन पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड क्राइम रेट एक्सेट्रा आर डेवलपमेंट। कि जब हमारे देश में सब लोगों के पास पैसा हो जाएगा, सब लोगों के पास एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, इन जनरल लोग बहुत ज्यादा गरीब नहीं होंगे, जब पैसा हो जाएगा तो गरीब तो नहीं होंगे, और लोगों के पास एजुकेशन हो जाएगा तो क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। क्राइम रेट हो क्यों रहा है? इमेजिन करो एक ऐसे सिचुएशन कि कोई बच्चा है ना, एक कोई अडल्ट है एंड ही इज लाइक, इमेजिन ही इज 19 ईयर ओल्ड। ये 19 ईयर ओल्ड है और इसके घर में ना 2 वक्त की रोटी कमाना, 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिलना इम्पॉसिबल हो रहा है। उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, या उसको लगता है कि इजी मनी आ रहा है, तो वो चोरी करने लगेगा, वो क्राइम्स करने लगेगा, राइट। तो व्हाट विल हैपन? तो वो तो डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, वो तो एक नेगेटिव कॉम्प्रिहेंसिव टर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो तो क्या हो गया, एक नेगेटिव अप्रोच में चला गया। जब भी हम लोग, हमारे पेरेंट्स हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स हम लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो हमसे कुछ पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूट करें। एंड सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूट करेंगे जब डेवलपमेंट होगा, हमारा खुद का डेवलपमेंट होगा, तभी तो हम सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें किसी ना किसी रीजन से अगर लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं तो डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन हमारा चैप्टर ये भी कहता है कि आपको पता है कि कभी भी सबका डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। हाँ, यू हर्ड मी राइट। अब आप सोचो, आपके लिए डेवलपमेंट होगा कि बोर्ड्स हट जाएं, है ना, हमें बस गेमिंग खेलने दो, हमें घूमने दो, हमें सोशल मीडिया यूज करने दो। लाइफ तो बर्बाद हो रही है इन सब चीजों से, पर कोई बात नहीं, हमें करने दो ना। तो ये आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। बट नाउ यू मे गो आस्क योर पेरेंट्स कि मम्मी पापा के लिए क्या हो सकता है डेवलप, कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े एंड दे बिकम टॉपर। सब हमसे पूछे, अच्छा आपकी बेटी ने टॉप किया, आपकी बेटी ने टॉप किया, तो वो उनके लिए डेवलपमेंट होगा। फिर आप जाओ किसी रिक्शा में बैठो, उस रिक्शा वाले भैया से पूछो, भैया आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? वो बोलेंगे कि बस काम मिलता रहे, मुझे टाइम टाइम पर मिल रही, और क्या ही है। जब मुझे काम मिल जाता है रिक्शा चलाने का, जब बारिश पड़ जाती है तो काम नहीं मिलता है, तो फिर मुझे बड़ी दिक्कत आती है, मुझे खाना भी नहीं मिल पाता है उस टाइम पर। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हमेशा काम मिलते रहे। और ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, यही हमारे डेवलपमेंट के बहुत सारे फेजेस हैं। जस्ट लाइक अस ह्यूमन बींग्स, जो कि अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग हमारी आइडियोलॉजी होती है, वैसे ही सेम डेवलपमेंट के साथ होता है। तो डेवलपमेंट का मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल अलग अलग होता है। दिस इज वॉट आवर एनसीईआरटी इज सेइंग। ऑलराइट, चलो देखते हैं। कैटेगरी देखो पर्सन का, और आपको डेवलपमेंट गोल्स देखना है। फटाफट इसको एक बार रीड आउट करो जल्दी से फॉर मी।
पढ़ा आप लोगों ने। देखो सबसे पहले हम लोगों के पास है लैंडलेस रूरल लेबरर, जो कि जमीन नहीं है और गांव में रह के काम करता है। जिसके पास क्या नहीं, जिसके पास जमीन नहीं है और वो गांव में रह के काम करता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल पता है क्या होगा, कि उसको बहुत ज्यादा काम मिले और उसके काम का उसको अच्छा पैसा भी मिले। डजेंट मीन कि अगर वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसको पैसा ही ना मिले। तो ये कुछ चीजें हैं। तो जो हमारा एक ये आया हुआ है ऑलरेडी, ये हमारा PYQ है। कैसे आएगा ये हमारे एग्जाम में, कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, कि मैच करो सही से। फिर उसके बाद प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। एक बहुत ही अमीर फार्मर है पंजाब से, तो वो चाहता है कि उसकी जो प्राइस है ना क्रॉप की, उसको बहुत बढ़िया मिले। कि हाँ ठीक है, उसको काम चलाओ कुछ भी नहीं चाहिए, उसको अपने लिए बहुत ही बढ़िया पैसा चाहिए। तो वो उसका डेवलपमेंट गोल है कि अरे इन जनरल अगर मार्केट में 28 रुपीज किलो है ना, 29 रुपीज किलो कुछ भी चीज मिल रही है, तो अभी तो मुझे 35-40 मिले तो मजा ही आ जाए। फिर एक फार्मर है जो कि क्या है, डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक ऐसा फार्मर जो कि हमेशा अपनी क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए रेन पर निर्भर रहता है, यानी कि बारिश पर निर्भर रहता है। तो बोलेगा कि काश मेरे पास कुछ ना कुछ हो जाता ऐसा, मेरे पास कोई ट्यूबवेल लगा देता तो मैं और भी अच्छी कल्टीवेशन कर लेता। तो वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल है, समझे आप लोग। सो बेसिकली हर किसी के लिए डेवलपमेंट गोल आपको यहाँ पर अलग दिख रहा होगा। अगर हम बात करें अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की, तो बताओ कोई शहर में लोग रहता है जिनके पास जॉब नहीं है, तो उनको जॉब मिल जाए तो वो उनके लिए मजा आ जाएगा कि हाँ चलो मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट हो गया है सोसाइटी में, अब मुझे क्या ही इसके अलावा चाहिए। एक रिच गर्ल है फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, उस लड़की को जो एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आती है, जिसके पास सब कुछ, उसे पता है क्या चाहिए, उसे अपने भाई के जितनी फ्रीडम चाहिए। जो उसके भाई को, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो पेट्रियार्की चलती है, यानी कि द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली आर डोमिनेटिंग द सोसाइटी, वो चाहती है कि मुझे भी उतना ही राइट मिले। तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। यहाँ पर हर किसी का डेवलपमेंट का डेफिनेशन अलग है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, राइट। उसके अलावा कुछ लोगों के पास कुछ गोल्स होते हैं, एंड दैट इज पैसा कमा लेंगे तो बढ़िया है। लेकिन हमारा चैप्टर फिर हमें कहता है कि आपको पता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो चलो ये वाला सेक्शन भी देखते हैं। तो लोगों के पास होते हैं मिक्स गोल, कुछ लोगों को सिर्फ पैसा कमाना होता है, तो कुछ लोगों को पैसा कमा चुके हैं, अब पैसे के अलावा जो चीजें उनको मिलनी चाहिए सोसाइटी में उसकी बातें होती हैं। तो चलो आओ देखते हैं। तो ये भी हमसे पूछा गया है, तो ऑलवेज रिमेंबर एवरी टाइम यू मे बी आस्क मटेरियलिस्टिक गुड्स कौन से होते हैं विच कैन बी बॉट बाय मनी, विच कैन बी विच कैन बी बॉट बाय मनी। जो पैसे से चीजें खरीदी जा सकती हैं, है ना, खुशियां खरीदी जा सकती हैं क्या पैसे से। एंड ऑब्वियसली नॉन मटेरियलिस्टिक वो होती हैं विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी बॉट बाय मनी, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी आई हुई है और ये आपको पता होनी चाहिए। सिंपल है, मजा आ रहा है, चलो करते हैं क्वेश्चन को बाकी आगे, है ना। बाकी हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। तो मटेरियलिस्टिक गोल क्या है, गाड़ी बंगला पैसा शोहरत, है ना। ये क्या है, ऑल द मनी, है ना, द बंगला यू कैन सी, द पार्टीज एंड द फूड एंड ह्यूज विंटेज कार इज देयर, सो दीज आर ऑल मटेरियलिस्टिक गुड। यानी कि किससे खरीदे गए हैं ये किससे खरीदे गए हैं, पैसा भाई बाबू भैया, पैसा मनी से खरीदा गया है। अरे ये मनी लगा, इसमें क्या लगा, मनी लगा। लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक क्या है, एक हेल्दी बॉडी, है ना, हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हैप्पी ह्यूमन और स्माइली हैप्पीनेस, है ना। हैप्पीनेस खरीदी जा सकती है क्या, अरे भैया 1 लाख की हैप्पीनेस दे दो, जल्दी बोलो, 1 लाख की वुमेन सेफ्टी दे दो, खरीदी जा सकती है क्या चीज। 1 लाख का एनवायरमेंट दे दो हमें, नहीं खरीदी जा सकती ना। ये कुछ चीजें जो आप नहीं खरीद सकते हो। तो अगर आपको कोई लगता है कि पैसे से पैसा ही सब कुछ है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि पैसा सब कुछ नहीं है। वी सीक सिक्योरिटी, वी सीक सेफ्टी, हम लोगों को खुशी, रुतबा शोहरत सबको चाहिए। हम बहुत महंगी जो है मेहनत करके बहुत महंगी गाड़ी लेके आ गए और घर से आके बाहर से कोई उठा के लेके चला जाए, तो कैसा कैसा डेवलपमेंट भाई। मैंने इतने सालों मेहनत करके अपने घर के बाहर अपनी फेवरेट ड्रीम कार खड़ी करी थी और चोर उसको ले गए हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर आपके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। अरे डेवलपमेंट है कि सिक्योरिटी तो हो, पुलिसिंग तो बढ़िया से काम करे, समझे कि नहीं समझे।
उसके लिए हमें जो है अगला पोर्शन देखना है कुछ, उसके बाद हमारे पास होता है नेशनल डेवलपमेंट। जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ सिचुएशन एंड इट कुड बी सीन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एक्सेट्रा। जब हम ये वाला जो हम डेवलपमेंट पढ़े हैं अभी मटेरियल, वो तो इंडिविजुअलिस्टिक डेवलपमेंट है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरे दुनिया का डेवलपमेंट है, हमारे देश का डेवलपमेंट। और जब हम अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन थीम्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता बहुत बार, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें बड़ा मजा आता है। समझे आप लोग, समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली आपको लगेगा ना कि अरे बोर्ड हट गए, मजा आ गया है, लेकिन किसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आपकी बोर्ड हटे या नहीं खड़े, उसकी तो फसल में कोई हेल्प नहीं हो रही है। समझे? तो ये हम लोगों को है। तो नेशनल डेवलपमेंट होता है जब एक नेशन इंप्रूव करना चाहता है अपनी लाइफ के सिटीजन, क्योंकि लोग तो या तो एग्रीकल्चर में काम कर रहे होंगे, इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में और हेल्थ में, है ना। हम लोग खाते हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रीज में पढ़ते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। यही तो लाइफ होती है। इंसान क्यों कमा रहा है पैसा? क्योंकि वो अपनी दिमाग की सेहत, दिल की सेहत, पैरों की सेहत, हाथों की सेहत, सब कुछ अच्छा रखना चाहता है। वही हेल्थ में आता है। हेल्थ अच्छी होगी तो अच्छा खाएगा तो हेल्थ अच्छी होगी। समझे कि नहीं समझे? चलो, तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब जो हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, सबका अपना अपना अलग अलग डेवलपमेंट का रोल पढ़ लिया, नेशनल डेवलपमेंट भी पढ़ लिया, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंट्री का अच्छा डेवलपमेंट है? हम कैसे कंपेयर करेंगे? पैसे देख लेते हैं, कौन कितना ज्यादा कमा रहा है। पैसे से थोड़ी डेवलपमेंट पता चलता है। चलो दोनों ही देख लेते हैं। चलो आओ जल्दी से देखो, जब भी हमें किसी भी देश का डेवलपमेंट देखना हो तो इन जनरल हम देखते हैं अकाउंट में कितना पैसा है तुम्हारे। तो नेशंस इनकम इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल इनकम ऑफ ऑल द पीपल हु आर अर्निंग। तो बेसिकली जब भी हमें किसी भी नेशन का इनकम पता करना है तो हम सब लोगों से उनका पैसा पूछते हैं। ओहो, तुम लोगों को तो बहुत पैसा मिल रहा है। इस सब पैसे को काउंट करके हमें एक देश की पैसा कितना कमा रहा है वहां के लोग, वो चीजें हमें पता चल जाती हैं। उसके बाद हम बोलेंगे अच्छा ऐसे कैसे, इतने सारे लोग तो पैसा कमा रहे होंगे तो बहुत सारे जीरोज हो जाएंगे। इंडिया में अगर हम 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या की में आधा भी जोड़ने लग जाए तो कितने जीरो हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अब देखो, तो एवरेज इनकम हमने निकाला फंडा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम सब ये चीजें पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि ये एक बहुत ही बड़ा फिगर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक बहुत ही बड़ा फिगर हो जाएगा। तो हमने बोला कि हम इसको बोलेंगे एवरेज इनकम। अब हमें लोगों की ना एवरेज इनकम निकालनी पड़ेगी, और एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम बोलने वाले हैं हम लोग। क्या बोलने वाले हैं? पर कैपिटा इनकम बोलने वाले हैं। कुछ चीजें समझ में आ भी रही हैं, कुछ चीजें समझ में आ भी रही हैं, आ ही रही होंगी। देखो ध्यान से सुन लो। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर 60,000 प्रणव कमा रहा है, 60,000 यहाँ पर जो है ऋषि कमा रहा है, आस्था यहाँ पर 70,000 कमा रही है, और ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे। चलो मान लीजिए 1 लाख लोग भी हो गए। 1 लाख पीपल को अगर आप 1 लाख से डिवाइड कर लो, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो, तो आप कितने जीरो लगाओगे भाई? कितनी बड़ी, सिर्फ 1 लाख को कितनी बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी हमारे पास। क्या हम ये सब याद रख सकते हैं? जी नहीं, ये सब हम याद नहीं रख सकते। ह्यूमन बीइंग इतना भी फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं है कि वो ये सब याद रख सकते। ह्यूमन बीइंग कहता है कि मैं काम करता हूँ, और वो कहता है वर्ल्ड बैंक कहता है कि देखो मेरे पास सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, और मैं क्या करता हूँ, इट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मनी अर्न बाय पर्सन इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ सर्टेन ईयर। एक एरिया में रहने वाले लोग कितना पैसा कमा रहे हैं उसके लिए हम एक फॉर्मूला निकाल देते हैं, और इसी फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे PYQ का सबसे ज्यादा रिपीटेड है। प्लीज इसको देख लेना, दिस इज द मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन। ये हमारा बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें आपको पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ कंट्री प्लस टू अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, और इससे हम अपनी किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम या ऑन एवरेज इंसान कितना पैसा कमा रहा है उसका पता लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हमें मजा आ रहा है ये सुन के तो कि बढ़िया है। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब कि एवरेज इनकम भी होता है, जिसको आप क्या कह सकते हो? AI कह सकते हो। एवरेज इनकम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। तो एवरेज इनकम इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज इनकम इज इक्वल टू TIC अपॉन TP। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसलिए बता रहे हैं। तो TIC बड़ा है तो ऊपर क्या आएगा?
टोटल इनकम ऑफ कंट्री और नीचे आएगी पॉपुलेशन। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, आपके काम आएगा। अब ये आपके काम आएगा तो देखो कैसे। लेकिन इस एवरेज में लिमिटेशंस होते हैं। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हाँ हाँ हाँ, आप जो ये एवरेज इनकम निकाल रहे हो इसमें बहुत कमियां भी है। आओ मैं बताता हूँ तुम्हें कमियां। तो एनसीईआरटी बोलती है व्हाइल एवरेज इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे आल्सो हाइड डिस्पैरिटी। हाँ, हम मानते हैं कि एवरेज इनकम से कंपैरिजन पता चल जाता है कि कौन रिच ही रिच है, कौन पूरी पुअर है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी डिस्पैरिटीज जो डिफरेंसेस है उसको छुपा ही लेता है। वाओ, यानी कि ये रियल डेवलपमेंट शो ही नहीं करता है, छुपा लेता है। और उसके लिए हमारे एनसीईआरटी ने हमें एक केस भी दिया हुआ है। अब आप एक काम करो, आप जल्दी से फटाफट से इसको कैलकुलेट करो। जल्दी से यू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या दिया हुआ है? कंट्री है, मंथली इनकम ऑफ सिटीजन दी हुई है रुपीज में। कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री वन में एक इंसान 9,500 रुपये कमा रहा है, दूसरा इंसान 10,500 रुपये कमा रहा है, तीसरा इंसान 9,800 रुपये, 10,000, 10,200। बट वेयर एज कंट्री बी में 500, 500, 500 एंड 48,000। एक इंसान जो कि फिफ्थ नंबर पर है वो कितने रुपीज कमा रहा है? वो 50,000 रुपीज कमा रहा है। अब हमें तो एवरेज इनकम निकालना पड़ेगा। सो अब मुझे कौन बताने वाला है कि हम लोग एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे? कम ऑन, डू ट्राई इट योरसेल्फ। आप लोगों को ये खुद करना है, आप करो जल्दी से। आप लोग कर पा रहे हो इसको? जल्दी करो फटाफट से। देखो, अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अरे माँ, हम तो मैथ्स के फॉर्मूला से इतने परेशान हैं, बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। तो एवरेज इनकम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉरी, एक और नाम से जो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमने निकालना था, तो हमने क्या शॉर्ट फॉर्म अभी आपको बताई थी? क्या शॉर्ट फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी जस्ट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन total population। isn't it very very simplistic? टोटल पॉपुलेशन हो गई यहाँ पर। तो जब हम टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम ऑफ कंट्री करेंगे तो चलो कंट्री ए और कंट्री बी का एग्जांपल देखते हैं। तो जब हम कंट्री ए की बात करेंगे और कंट्री बी की बात करेंगे तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल इनकम को प्लस करेंगे। अगर आप इसको प्लस करने जाओगे तो दैट वुड बी 50,000। 50,000 हम लोगों ने यहाँ पर डाले और 50,000 का टोटल पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है? 1 2 3 4 5, जस्ट 5 पीपल। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10,000। आंसर कितना आएगा? 10,000 आएगा। ध्यान से सुन रहे हो? अब हम दूसरा भी कैलकुलेट करते हैं। 45, 4800 प्लस 500 प्लस 549, और ये दोनों भी क्या है? हमारा 50,000 हो रहा है। और लोग भी 5 हैं तो यहाँ पर भी टोटल 50,000 हो रहा है। तो मैम इसमें हमें समझ नहीं आया कि क्या है। तो हमारा चैप्टर कह रहा है कि आपको पता है कि ऑन एवरेज यहाँ पर भी लोग 10,000 कमा रहे हैं और यहाँ पर भी 10,000 कमा रहे हैं। सो दैट इज द वे। अब आप खुद सोचो कि हमारे इस वाले केस में तो सिर्फ एक ही इंसान 48,000 कमा रहा है ना, बाकी सब तो 500 500 कमा रहे हैं। तो ये लोग 500 रुपए महीना अगर कमाएंगे तो क्या से ही इनका काम चलेगा। बट ये तो रिच रिच हो गया। बट कंट्री बी में ठीक है, कंट्री बी में 100 200 का फर्क है, बट इतना भी माइनर, जो इतना भी मेजर फर्क नहीं है कि पूरा हमारा सब कुछ छुप जाए। तो आप खुद सोचो कि ये इंसान का हेल्थ भी अच्छा होगा, ये इंसान का एजुकेशन भी अच्छा होगा, इसका तो सब कुछ अच्छा होगा, बट इनके पास तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ये तो बहुत सारी ट्रुथ जो है यहाँ पर हमसे छुप गया है। समझे आप लोग? तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज हाउ इट विल ऑल्सो कम इन योर एग्जाम। तो ये आपने करना है अब अच्छे से। ठीक है, तो फिर हमने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम इसी डेवलपमेंट के बेसिस पर कंट्रीज को क्लासिफाई भी करेंगे। हम इसी बेसिस पर कंट्रीज को क्लासिफाई भी करेंगे। तो हमने बोला कि एक होगी डेवलप्ड कंट्री, एक होगी अंडर डेवलप्ड कंट्री और एक होगी डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री होगी वो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करती होगी। फॉर एग्जाम्पल, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, वहां पर लोग बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट करते होंगे और वहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा होगा। अंडर डेवलपमेंट होगी जिसके पास ये बेसिक फैसिलिटीज होंगी नहीं या उससे भी बहुत ज्यादा नीचे होंगे, जैसे कि पाकिस्तान। देन वी हैव डेवलपिंग कंट्री जो अभी कॉन्टिन्यूसली डेवलप कर रही है। लाइक वो अभी स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे ऐसे पूरा का पूरा ऊपर जा रही है। एंड दिस इज अर एग्जाम्पल जहां पर हमारा इंडिया आता है। सो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2070 को रिच कंट्रीज यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में कंसिडर कर सकते हो आप। अगर आपकी कंट्रीज पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर
595 फॉर लेस आर कॉल्ड लो इनकम। 1955 दादाजी का बचपन। इंडिया बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल क्लास इनकम। पर कैपिटा हमारा कम है और वो कितना है, जस्ट 1820 पर एनम। ठीक है, तो इसलिए हम अपने इंडिया को बहुत बार डेवलपिंग कंट्री भी कहते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग बहुत ही रिच हैं ना, हम लोग बहुत ही पुअर हैं, वी आर जस्ट ऑन द मिडिल पार्ट। ठीक है, तो हम क्या है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया आता है। फिर ये सारी चीजें पता करने के बाद वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो है देता है कि किसकी क्या इनकम है। बट जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट देता है उसमें कुछ प्रॉस और कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो देखो ऑब्वियसली ये हमें ये तो बताता है कि क्लियर इंडिकेशन दे देता है कि लोग वहां पर कितना पैसा कमा रहे हैं। एंड इट वो अपने पैरामीटर्स भी जैसे कि कंपैरिजन एज नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में हमें पता चल जाता है। बट इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखो कि ये इनकम को सिर्फ कंसीडर करता है और बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, लिटरेसी, हेल्थ, उन सबको तो इग्नोर ही कर देता है। और ये लोगों की इनकम बताता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता है, जो कि हमने अभी देखा भी था। तो यहाँ पर इनकम तो पता चल गई है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला है। इतनी बातें आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, आप लोगों को बहुत मजे से समझ आ रहा होगा। और यही हमारा जो है, ठीक है, यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पर। ठीक है, what are the advantages and disadvantages of national income criteria by World Developmental Bank? समझे आप लोग? तो बेसिकली हमसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, आंसर आपके सामने है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम को लेके चलता है, विच वी जस्ट डिड, है ना। क्या है, वर्ल्ड बैंक ही हमारा पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि देखो इतनी चीजें करना क्या काफी होगा, सिर्फ इनकम के बेसिस पर सारी चीजें करना ही एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है क्या? तो हमने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमें कुछ और क्राइटेरिया भी देखने पड़ेंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले जो क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR। अब इस IMR में बोला कि इनकम तो इनकम पैसा छोड़ो, अगर किसी देश में इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अगर किसी भी देश में, अगर किसी भी देश में 1 साल से छोटे बच्चे मर जा रहे हैं, तो वहां पर क्या डेवलपमेंट, वहां पर तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ तो खराब 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 ही हो रहा है। तो हमें सबसे पहले याद रखना है IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो छोटू छोटू से बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो रही है, और आप खुद सोचो कि उनकी डेथ क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनको मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल रही होंगी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, मदर केयर, चाइल्ड केयर कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। तो फिर कैसा डेवलपमेंट, हमारा फ्यूचर ही खतरे में हो। तो उसके बाद है लिटरेसी रेट, अगर हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो फिर कैसा डेवलपमेंट, है ना। फिर वही चोरी होगी, क्राइम होगा, पॉवर्टी आएगी, लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। ये जो हमारा लिटरेसी रेट वाला पूरा पोर्शन आता है उसमें हम लोग देखते हैं जो भी लोग 7 ईयर से अबव हैं, अगर वो रीड एंड राइट कर पा रहे हैं, एनी लैंग्वेज रीड एंड राइट अगर वो कर पा रहे हैं, जस्ट रीड एंड राइट, इवन अपना नाम और अपना सिग्नेचर भी कर पा रहा है, तो उनको लिटरेट कंसीडर किया जाता है। लेकिन उनका एज ग्रुप प्लीज याद रखना, दैट इज 7 अबव। अगर आप 7 ईयर से अबव हो और आप रीड और राइट कर पा रहे हो तो आप लिटरेट हो फिर। लेकिन अगर आप उससे छोटे हो तो अभी आप वेट करो थोड़ा, है ना, अभी आप सीख सकते हो, पूरी लाइफ पढ़ी है। नेट अटेंडेंस रेशियो ऑब्वियसली रिलेटेड टू एजुकेशन, कितना बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना, आपको पता है ये सारी चीजें। सो इट इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। अगर हम पूरा का पूरा सेम एज ग्रुप के 100% बच्चों को लेके चलें, राइट, कि हमारे पास 100% कितना है, ये मान लो कोई भी ग्रुप ले सकते हैं हम, है ना, 14-15 ईयर्स का हमने पूरे इंडिया में ले लिया, पूरे इंडिया का हमें 100% मिला, बोल रहे हैं कि लेकिन आपको पता है कि सिर्फ 46% ही, ये एक रैंडम नंबर है ना, ऐसे पूरा रिसर्च नहीं है नंबर, तो 46% बच्चा ही स्कूल जाता है। बाकी नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, एडमिशन लेने के बाद भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। सो दैट इज हाउ नेट अटेंडेंस रेशियो वर्क्स लाइक। बेसिकली वी कैन से कि यहाँ पर हमारी हेल्थ कंसीडर करी जा सकती है,
है ना। यहाँ पर हम अपनी हेल्थ देख सकते हैं, विच अपार्ट फ्रॉम इनकम पार्ट, यहाँ पर हम लोग अपनी एजुकेशन देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर अगेन हम अपनी जो है सारी की सारी नेट अटेंडेंस रेशियो है कि अगर बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा जॉब करेगा तो पैसा कमाएगा, समझे आप लोग। तो फिर हम लोगों ने देखा ये सारी चीजें, और बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे में पता चला कि हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,80,174 है, यानी कि इन जनरल हरियाणा में एक इंसान ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज कमा रहा है। फिर हमें पता चलता है केरला में 1,63 समथिंग, और हमें पता चलता है बिहार में तो ये बहुत ही कम है, दैट इज 34,000। और फिर हमारा सेम कंपैरेटिव डेटा हरियाणा, केरला और बिहार का इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी और अटेंडेंस वाला। तो अब देखो हरियाणा में अगर हम देखें तो 30 बच्चे मर जाते हैं, अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 30 बच्चे मर जा रहे हैं, तो कितना बुरा ये रेट है। केरला में वो वही चीज सिर्फ 10 बच्चे, 100 में से 10 बच्चे मर जा रहे हैं विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, और बिहार में 35। तो हाईएस्ट जो है डेवलपमेंट कहाँ नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, और केरला टॉप पर आ जाएगा। केरला में ये चीजें कम है, बच्चा नहीं मर रहा है ना, बच्चे को केयर मिल रही है, तो इसका मतलब वहां पर डेवलपमेंट अच्छा है। लेकिन अगर लिटरेसी की बात करें तो हरियाणा में 82% है, केरला में 94 और बिहार में 62%। वहीं पर नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो 100 में से कितने बच्चे, 61 बच्चे हरियाणा में, 83 बच्चे, लाइक 17 बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन 83 बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, और आपके बिहार में सिर्फ 43 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, समझे आप लोग। तो ये हमारा पूरा डेटा कंपैरेटिवली हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताता है। अब हम बात करेंगे कुछ पब्लिक फैसिलिटीज जिससे कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ट्राई किया है। ये पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके पीछे क्या हो सकता है, ऑब्वियसली डेवलपमेंट करना चाहते हैं गवर्नमेंट, ये सारे पब्लिक फैसिलिटीज देके लोगों का डेवलपमेंट करना चाहती है। ये हमने जब से हम लोग आजाद हुए तब से हमारे गोल्स हैं। तो बेसिक फैसिलिटीज विच एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री नीड फॉर देयर वेलबींग इज नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। वो पब्लिक फैसिलिटीज वो होती हैं कि जो एक बेसिक ह्यूमन बींग को अपनी नीड होती है अपने देश में, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छे स्कूल्स, अच्छे आपके हाई स्कूल, हॉस्पिटल्स, है ना, ये सारी चीजें, अच्छी गवर्नमेंट जो अच्छे अच्छे डिसीजंस ले सके, अच्छा राशन सस्ते में उनको सारा खाना पीना मिल जाए, तो उसके लिए सरकार ने करी अपनी पब्लिक फैसिलिटीज इंप्रूव। जो लोग ऑलरेडी अमीर हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो लोग गरीब हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है, और उनके लिए ही पब्लिक फैसिलिटीज ध्यान में रख के दी जाती हैं। हम लोगों के पास पैसा होता है तो कभी भी हम लोग ट्रेन से ट्रैवल नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा होगा तो हम बस से ट्रैवल नहीं करेंगे, हम ऑटो से, शेयर्ड ऑटो से ट्रैवल नहीं करेंगे। ट्रैवल वो करेगा जिनके पास पैसा नहीं होगा, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा, अभी तो सरकार टैक्स लेती है हम लोगों से। चलो देखते हैं इसको। सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सेम लिखा हुआ है, सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड बेसिक फैसिलिटी सच एज इवन फूड। तो जब कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फूड ही अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो सरकार ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए पीडीएस रन करेंगे। एंड पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर आपको कुछ चीजें मिलने वाली हैं, आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट कराई जाएंगी, और उसमें आपको क्या मिलेगा, खाने पीने की चीजें मिलेंगी। डेफिनेटली अब ये कैसे काम करता है वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। समटाइम्स इवन इफ वन पर्सन हैज सफिशिएंट इनकम, ही और शी कैन नॉट अवेल फैसिलिटीज सच एज पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। यहाँ पर भी बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट को करनी पड़ती है कि पैसा तो है बट अच्छी सांस नहीं ले पा रहे है ना, अस्थमा जैसी जो है बीमारियां होते जाएंगी, तो ये भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन विच आर बिकम चीप एंड अफोर्डेबल इफ प्रोवाइड कलेक्टिवली। आपने देखा है कि आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको चीजें देख, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा आपने नीट सुना होगा कि नीट हम लोगों को देना है। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो और आपको आने वाले ईयर्स में नीट का प्रिपेयर करो तो आप इन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करोगे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मतलब कि पब्लिक हॉस्पिटल्स जहाँ पर आपको हर एक आम जनता आते हुए दिखेगी, लेकिन रिच पीपल वहां पर नहीं आएंगे बिकॉज उनके लिए प्राइवेट फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं, है ना, उनको प्राइवेट डॉक्टर्स बहुत सारे मिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी होती हैं, और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो ये सब मिलके पूरे के पूरे
कंट्री को चला रहे होते हैं, बट मेजरली जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यूज नहीं करता है। जनरली सर्टनली उसको सोसाइटी के वही जो लोग बेसिक फैसिलिटीज भी उनके पास पैसा नहीं है अफोर्ड करने का। फिर हमारा सेक्शन बोलता है कि अच्छा हेल्थ में भी थोड़ा ध्यान ही दे लेते हैं, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो ही तो हम अच्छा रिजल्ट दे के आ पाएंगे। तो हमें बोला कि व्हाट इज बीएमआई। तो बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स इज अ स्केल विच मेजर्स बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट दैट अप्लाइज टू अडल्ट मैन एंड वुमेन। तो बीएमआई जो है एक फॉर्मूला है, इसका कैलकुलेशन लगाया जाता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स इतना है तो आप ठीक हो, और इतना इससे ज्यादा है तो आप फिर मोटू हो, और इससे कम है तो आप पतलू हो, है ना। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करके रखना ताकि आपकी बॉडी एक हेल्दी स्टैंडर्ड में रहे। मोटू हो जाओगे तो कुछ ना कुछ डिजीजेस का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, पतलू रह जाओगे तो भी डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पर देखें किसी इंसान का बीएमआई अगर क्या है बहुत 8 से लेस है तो वो अंडरवेट है, अगर 8 to 23 है तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। ये प्लीज देख लेना, दिस माइट बी कमिंग इन योर एग्जाम। उसके बाद बीएमआई अगर 23 से ऊपर है तो आप ओवरवेट हो, और उससे भी ज्यादा है तो फिर आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा ओबेसिटी बढ़ गई है और वो अनहेल्दी जोन में चले जा रहा है। तो बेसिकली जो ग्रीन जोन है वो हमारा ठीक है, लेकिन बीएमआई अगर 18 से कम है तो क्या है, अंडरवेट है, 18 to 23 है तो नॉर्मल है। अब आप भी अपना क्या करना, जो है अपना हाइट और अपना वेट चेक करना, ठीक है। आज अपना जो है बीएमआई निकालना। अब जल्दी से बोलो, फटाफट से समझ में आए। अब जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन आता है और वो होता है आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। कि आप तुम्हें पता है कि जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना ये फालतू की बात है, इनके चक्करों में मत आओ। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि रियल डेवलपमेंट कैसे होने वाला है, और वो निकालता है अपनी एचडीआई रिपोर्ट। एचडीआई रिपोर्ट, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, ठीक है। एचडीआई रिपोर्ट निकालता है यूएनडीपी। यूएनडीपी एचडीआई रिपोर्ट निकालता है तो वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, अरे याद करो जल्दी से, वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ इनकम देखता है। वर्ल्ड बैंक है दुनिया का बैंक है, सिर्फ इनकम देखता है, उसको और कुछ नहीं देखना है, उसको मजा ही नहीं है और किसी चीज में। लेकिन एचडीआई यहाँ पर बहुत सारी चीजों को कंसीडर करता है, और इसी को ही बेस्ट मेथड समझा जाता है किसी भी जगह का डेवलपमेंट चेक करने के लिए। ये इंडिया इसमें 130th रैंक है एज पर 2018 डेटा। अब इसमें रैंक नीचे जितना होगा उतना आपका खराब है, यानी कि कोई तो रैंक 1 पर आता होगा, और रैंक 1 पर आने का मतलब क्या है, देखो रैंक 1 पर आने का मतलब ये है कि आपकी पब्लिक हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे चमाचम चमकते हैं कि चाहे आप उसमें अपना चेहरा भी देख लो। आपका एजुकेशन इतना अच्छा है कि 100% लिटरेसी रेट है आपका, और आपके यहाँ पर पोवर्टी खत्म नहीं है आपके यहाँ पर, ठीक है। पोवर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये रिपोर्ट को पब्लिश करा जाता है यूएनडीपी के वजह से। और इसी को ही जब यूएनडीपी इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर एचडीआई कहा जाता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें याद रखना। अब इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ short note on human development report। तो क्या लिखेंगे आंसर में, ऑल दीज 3 पॉइंट्स, ऑल दीज 4 पॉइंट्स, बस सिंपल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद थोड़ा सा देख लो इंडिया का और पूरे नेबरिंग कंट्रीज का थोड़ा सा एचडीआर कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पे इंडिया श्रीलंका अगर देखा जाए तो काफी ऊपर है हम लोगों से, बल्कि वैसे चीजों में काफी पीछे है। तो अगर ग्रॉस नेशनल इनकम देखें तो काफी अच्छी है, 11,000 लोग एवरेज कमा रहे हैं। 75% लोग जो हैं अच्छे खासे बर्थ के टाइम पर जिंदा रह पा रहे हैं, स्कूलिंग भी ठीक ठाक है, और एचडीआई रैंक है वो 76। उसके बाद आप देखो हमारा इंडिया रैंक करता है 130, म्यांमार 148, पाकिस्तान का तो और भी बुरा हाल है 150, नेपाल 149 और बांग्लादेश 136 बेसिकली। तो दिस इज हाउ, ये मतलब क्या है कि इनमें फिर भी हमारा श्रीलंका बहुत बेटर कर रहा है, और श्रीलंका के बाद हम थोड़ा बेटर कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी जब हम क्या क्या इंप्रूव करेंगे, अपना हम लोग क्या है एजुकेशन इंप्रूव करेंगे, हम लोग अपना एम्प्लॉयमेंट अच्छा करेंगे। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ऑब्वियसली पैसा है ना, इनकम, और यहाँ पर आपकी हेल्थ, ये कुछ चीजें करेंगे तो हमारा भी बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। ये कुछ चीजें थी। फिर हमने बोला कि हम इतना ज्यादा सस्टेनेबल, हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपको पता है कि डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा चीजें डिले भी होती हैं, बहुत ज्यादा चीजें डिग्रेड भी होती हैं। तो फिर हमें हमारा चैप्टर कहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा डेवलपमेंट हमें करना चाहिए कि अगर हमें इन लोगों का डेवलपमेंट करना है कि एजुकेशन भी देनी है तो पेड़ काट दो, हेल्थ है तो बहुत ज्यादा जो है डॉक्टर्स को ले आओ, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी सोसाइटी में, ज्यादा लोगों को भी तो नहीं रख सकता है ना। लेकिन हमारे यहाँ तो नंबर
नंबर ही पूरा नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर बोला कि ग्राउंड वाटर इसमें एक एग्जाम्पल है। जैसे ग्राउंड वाटर, पानी तो सबको चाहिए और डेवलपमेंट के लिए पानी बहुत जरूरी, क्योंकि इंडिया की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन पंजाब, वेस्ट यूपी, हार्ड रॉक प्लाटी ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज एक्सट्रीम। अराउंड 40% डिक्लाइन हो चुका है पानी में, और इसको बचाने के लिए अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे पानी को बार बार रिसाइकल और रीयूज करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। एग्जॉशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। जब भी हम इस डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इतनी ज्यादा हमारी रिसोर्सेज खत्म हो जाती हैं कि उसको लेके आना वापस इम्पॉसिबल है, वो आपको भी पता है। इम्पॉसिबल इन द सेंस कि हम इंसान तो खत्म हो जाएंगे लेकिन रिसोर्सेज तब भी वापस नहीं आएंगी। इंसानों की पूरी जनरेशन पूरा धरती से विलुप्त हो जाएंगे ह्यूमन बींग, तब भी जाके रिसोर्सेज को टाइम लगेगा दोबारा बनने में, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर रिसोर्सेज टू रीगेन। तो टोटल रिजर्व जो है क्रूड ऑयल इंडिया में बहुत ज्यादा बचे हुए हैं कि 50 साल चल जाए तो भी बहुत है। और ये 50 साल भी 2018 का डेटा है, जिसमें से 7-8 साल तो हमारे वैसे ही हटा दो आप, है ना। और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से लोग आजकल 4-5 गाड़ियां तो ऐसे ही खरीद लेते हैं, और उनमें भाई फ्यूल भी डलवाना पड़ता है, सारी चीजें खर्चा भी उठाना पड़ता है, सड़कों पे पॉल्यूशन भी बढ़ाता है, और पॉपुलेशन तो चलो बढ़ा ही रहे हम लोग। ठीक है, तो ये सारे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स थे जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन थे। आज की क्लास में हमने ये चैप्टर इतना डिटेल पढ़ा, इतना डिटेल एनालिसिस करा है। वैसे ये चैप्टर 20 मिनट में खत्म किया जा सकता था, बिकॉज बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बट हमने इसको बहुत आराम से गहरी गहरी सांसें लेके आराम से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अब हम आपको मिलेंगे क्लास में, और क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास में हम लोग इसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, दोस्त क्वेश्चंस वुड बी ऑब्वियसली एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं, और ऑब्वियसली हम लोग सब्जेक्टिव यानी कि जो हमारे राइटिंग वाले होते हैं क्वेश्चंस वो भी करने वाले हैं, लेकिन ये हम लाइव करेंगे, राइट, दीज ऑल विल बी लाइव। तो ये हम सब कुछ लाइव करने वाले हैं। ऑल राइट, चलो तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग यू ऑल लॉस इन लॉस ऑफ लव, एंड बाय बाय, टेक केयर।